हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा आइडियलिज्म, आदर्शवाद। ये जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं ये यूनिट 1 फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में आती है। तो हम जो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर है उसके सभी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, हमने काफ़ी वीडियो इसमें बना दी है। तो अगर आप एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सभी वीडियो की लिंक प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे आदर्शवाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा आइडियलिज्म शब्द का हिंदी पर्याय है। आइडियलिज्म 2 शब्दों के योग से बना है। तो आइडियलिज्म कितने शब्दों के योग से बना है? 2 शब्दों के योग से बना है। प्रथम शब्द है आइडिया और दूसरा शब्द क्या है? इज्म, यानी कि आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का अर्थ हुआ विचारधारा, ठीक है। तो आइडिया प्लस इज्म, तो ये 2 शब्द से मिलकर हमारा क्या बनता है? आइडियलिज्म, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? विचारधारा। तो ये इसका मीनिंग है कि जो आइडियलिज्म है उसका मीनिंग क्या है और वो किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब हम देखेंगे आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा, यानी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। जो आदर्शवाद है वो ज्ञान मीमांसा का क्या करता है? दर्शन है उसका, तत्व मीमांसा का नहीं। तत्व मीमांसा का दर्शन नहीं है, मगर जो आदर्शवाद है वो ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। इसमें ज्ञान का विशुद्ध विवेचन प्रस्तुत किया गया है। सुकरात का मानना है कि यथार्थ ज्ञान बौद्धिक ही होता है। तो सुकरात ने बोला है कि जो यथार्थ ज्ञान है वो कैसा है? बौद्धिक है। अवधारणाओं के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही वास्तविक ज्ञान है और अवधारणाएं बौद्धिक होती हैं, यानी नॉलेज इज़ नॉलेज थ्रू द कॉन्सेप्ट। वो नॉलेज जो हमें कॉन्सेप्ट के द्वारा प्राप्त होती है वो क्या है? वही हमारे लिए नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आदर्शवाद की मूल्य मीमांसा, यानी एनजियोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म। ये इसमें थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा? एनजियोलॉजी, एक्स बनेगा एन की जगह, ठीक है। शिव क्या है? इसके विषय में आदर्शवादियों का कहना है कि सजीवन को ब्रह्मांड में सामंजस्य स्थापित करके ही व्यतीत किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जब हम जीवन को ब्रह्मांड से क्या कर लें? सामंजस्य स्थापित कर लें उसमें, तो हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सुंदर क्या है? अब सुंदर क्या है? आदर्शवादी इसका उत्तर भी निरपेक्ष सत्ता के दृष्टिकोण से देते हैं। उनका मानना है कि निरपेक्ष सत्ता सुंदरम है। जो निरपेक्ष है यानी कि जो भेदभाव नहीं करता है किसी के प्रति, निरपेक्ष क्या करता है? सत्ता के दृष्टिकोण को बढ़ाता है, वही क्या है? सुंदरम है। इस संसार में जो कुछ भी सुंदर है वह उसका अंश मात्र है। अंश के माध्यम से हम निरपेक्ष सत्ता को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आदर्शवाद की मूल्य मीमांसा। तो 2 चीज़ें हमने अभी पढ़ी है, आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। नेक्स्ट हम देखेंगे आदर्शवाद की तर्क मीमांसा, यानी लॉजिक ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद के अंतर्गत औपचारिक तत्व को विशेष महत्व दिया गया है। अब आदर्शवादियों ने सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया है? औपचारिक, क्योंकि इसमें मन को प्रमुख रूप से सत्य माना जाता है। अब औपचारिक तत्व को विशेष महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें बोला गया कि जो मन है उसको हम सत्य मानते हैं, प्रमुख रूप से मन को ही हमने सत्य माना है, ठीक है। J.E. क्रीटन ने भौतिक तर्क मीमांसा में सामाजिक अनुभवों को महत्व दिया है। इसको भौतिक तर्क की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे आदर्शवादी दर्शन के मूल सिद्धांत निम्नवत हैं, यानी जो आइडियलिज्म के प्रिंसिपल हैं उनको अब हम देखेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा आध्यात्मिक सत्ता का सर्वोपरि होने का सिद्धांत। सभी आदर्शवादी इस बात से सहमत हैं कि विश्व ब्रह्मांड का निर्माण एक सर्वोपरि आध्यात्मिक सत्ता के द्वारा होता है। ऐसी सत्ता दिखाई नहीं देती परंतु उसकी अनुभूति की जा सकती है। यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की, ठीक है।
तो वो सत्ता जो हमें दिखाई नहीं देती मगर वो अनुभूति उसको की जा सकती है। इस सर्वोपरि आध्यात्मिक सत्ता को ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, नियामक, सृष्टिकर्ता जो भी नाम दिया जाए वह सही है। तो जो ये आध्यात्मिक सत्ता है, जो ये आध्यात्मिक जो हमारे सभी चीज़ों का क्या करती है, निर्माण करती है, उसको हम ब्रह्म भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं, ईश्वर भी कह सकते हैं, भगवान, नियामक, सृष्टिकर्ता, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, सर्वोपरि आध्यात्मिक सत्ता के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक जगत की असत्यता का सिद्धांत। सभी आदर्शवादी यह स्वीकार करते हैं कि केवल आध्यात्मिक या विचार जगत ही सत्य है। अब जो आदर्शवादी लोग हैं वो क्या मानते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है वो क्या है, सही है, और जो भौतिक जगत है वो क्या है, सही नहीं है, और विचार जगत सत्य। यानी इन्होंने दो चीज़ों को सत्य माना है, एक आध्यात्मिक को और एक विचार जगत को। हमारे सामने दृष्टिगोचर होने वाला जगत मिथ्या है। ठीक है, था होगा वहाँ पे धा की जगह। ब्रह्मदेव सत्य जगत मिथ्या की उक्ति शंकराचार्य की थी। यह जगत नश्वर है, अनित्य है, अतः असत्य है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो ये जगत है वो कैसा है, नश्वर है, अनित्य है और असत्य है। इस जगत का विचार शाश्वत, नित्य, अनादि, अनंत है। मनुष्य में आत्मा अमर, अजर, अनश्वर है, जबकि शरीर नष्ट हो जाता है। तो इन्होंने बोला कि जो भी आत्मा है, ये लोग किसको मानते हैं, आत्मा को मानते हैं कि आत्मा हमारे लिए सत्य है, और आत्मा ने ही क्या किया है, ब्रह्मांड का निर्माण किया है। या फिर आध्यात्मिक जगत का निर्माण किसने किया है, सर्वोपरि आध्यात्मिक सत्ता ने। तो जो आदर्शवाद है वो कहते हैं कि जो जगत है वो कैसा है, नश्वर है, यानी कि जो नष्ट हो जाता है, और ये असत्य है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मा परमात्मा के अस्तित्व का सिद्धांत। अब देखिए इन्होंने आत्मा परमात्मा को क्या माना है, सत्य माना है। आदर्शवाद में आत्मा परमात्मा सूक्ष्म रूप से सर्वव्याप्त है, आदि अनंत से परे हैं। परमात्मा सर्वोच्च है और आत्मा जो प्राणियों में पाई जाती है उसका अंश है। ठीक है, जो प्राणियों में पाई जाती है आत्मा उसका अंश है। कुछ आदर्शवादी आत्मा की स्वतंत्र सत्ता भी स्वीकार करते हैं कि जो आत्मा है वो कैसी है, स्वतंत्र है। स्थिति कुछ भी हो, यह सत्य है कि आत्मा परमात्मा का अस्तित्व होता है। तो जो आदर्शवादी है, आइडियलिज्म है, वो कहते हैं कि जो कुछ भी है वो क्या है, आत्मा और परमात्मा भी है। अस्तित्व में आत्मा परमात्मा के भी इन लोगों ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य का विकास होने के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी होता है। मनुष्य की प्रवृत्ति, बुद्धि, विवेक और प्रौढ़ावस्था से में संकल्प का विकास होता है तथा अंत में वृद्धावस्था में अध्यात्म की ओर व्यक्ति बढ़ता है। यह आदर्शवाद का सिद्धांत है। यानी उन्होंने बोला जो पूरा जीवन है हमारा, जो मनुष्य का जीवन है वो वृद्धावस्था में अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, यानी कि जब हम आत्मा से परमात्मा को मिला देते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत हमारा हो जाएगा आत्मानुभूति का सिद्धांत। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य अपने आप को जानना है। ठीक है, तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, गोल है, वो क्या है कि वो खुद को जान सके। ठीक है, आदर्शवादियों के अनुसार सत्य, ज्ञान, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार जो मनुष्य है उसको सत्य बोलना चाहिए, उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, आनंद की अनुभूति भी होनी चाहिए, यानी कि जो मनुष्य है वो अपने आप को जाने। परमात्मा पूर्ण है और मानव आत्मा का उसका अंश है। परमात्मा तो पूर्ण है और जो मानव है वो किसका अंश है, आत्मा का अंश है। एतएव मानव आत्मा का लक्ष्य पूर्णता की अनुभूति करना है। भारतीय आदर्शवाद इस पर अधिक बल देता है। आज भी टूटे फूटे रूप में ही सही हमारे देश में महात्माओं का सही सिद्धांत रहता है, जिसका उपदेश वे अपने शिष्यों को देते हैं। तो जो हमारे प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो कैसी दी जाती थी, उनको उपदेश दिए जाते थे। अपने शिक्षक, अपने जो छात्र थे वो शिक्षक अपने छात्रों को उपदेश दे करके शिक्षा का ज्ञान देते थे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मूल्यों एवं सद्गुणों की प्राप्ति का सिद्धांत। मनुष्य की पूर्णता उस समय होती है जब वह आत्मानुभूति करता है। इस आत्मानुभूति के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों एवं सद्गुणों की प्राप्ति करनी चाहिए, यानी वैल्यूज़ और वर्च्यूज़ की प्राप्ति मनुष्य को करनी चाहिए। ठीक है, तभी उसको क्या होगा, पूर्णता की प्राप्ति होगी। क्योंकि संसार की चीज़ें नाशवान हैं और मूल्य एवं सद्गुण ही शाश्वत एवं नित्य हैं। सत्यम, सुंदरम और शिवम सदकर्म, धर्म, कर्तव्य से ही आध्यात्मिक उन्नति के साधन हैं। तो सत्यम को, सुंदरम को, शिवम को, सदकर्म को और धर्म को, कर्तव्य को जब हम जान लेंगे तो हम आध्यात्मिक की उन्नति के साधन बन सकते हैं। इन्हें प्राप्त करके आत्मानुभूति होती है और अंतिम लक्ष्य सिद्ध होता है। जब हम इन सब को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें क्या होती है, आत्मानुभूति होती है और हमें लगता है कि हमने लक्ष्य को सिद्ध कर लिया है। एताएव इस सिद्धांत पर बल दिया गया है। ठीक है, तो इस सिद्धांत में बोला गया है कि जब हम मूल्यों को, सद्गुणों को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें आत्मानुभूति होती है और वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, शिक्षा के उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक विकास। आदर्शवाद यह मानते हैं कि आध्यात्मिक पूर्णता की अनुभूति के लिए सबसे पहली आवश्यकता मनुष्य के प्राकृतिक स्वयं के विकास की है। इसलिए वे शिक्षा द्वारा सर्वप्रथम मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बल देते हैं। तो आदर्शवाद मानते हैं कि आध्यात्मिकता को पूर्णता की अनुभूति कराने के लिए मनुष्य को अपने बारे में जानना चाहिए और उसका विकास होना चाहिए। और विकास भी कैसा, मानसिक भी और शारीरिक भी। जब उसका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छा होगा तो वो क्या करेगा, शिक्षा ले सकेगा अच्छे और वो स्वयं का विकास भी कर सकेगा। ठीक है, कोई मनुष्य अपना शारीरिक एवं मानसिक विकास तभी कर सकता है जब वह ऐसा आहार ले एवं ऐसे विचार करे जो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। यानी जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं तो उससे उनका जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है। तो हमें ऐसे आहार लेने हैं, ऐसे विचार अपने दिमाग में लाने हैं जिनसे हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे। ठीक है, उसमें कोई भी हानिकारक जो अणु है वो ना आए। शरीर और मन आध्यात्मिक पूर्णता एवं अनुभूति का साधन है। तो बोला गया है कि जो शरीर है और मन है वो दोनों ही हमें आध्यात्मिकता, पूर्णता की ओर अनुभूति कराता है और उसका एक साधन है, स्वयं में साध्य नहीं है। प्लेटो ने स्वयं अपनी अकादमी में बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बल दिया था, पर वे इस शिक्षा का एक सहायक उद्देश्य तो निश्चित करते हैं परंतु उसे स्वीकार साधन के रूप में ही करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने स्वीकारा है कि जो शरीर है, जो मानसिक विकास है वो हमारे लिए साधन का काम करता है जिससे हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। क्योंकि जब बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो शिक्षा भी अच्छे से ग्रहण कर सकेंगे और अपने जीवन में विकास भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक पूर्णता की अनुभूति के मार्ग का दूसरा सोपान सामाजिक स्वयं का विकास करना है। सामाजिक विकास करना है और क्या करना है, सांस्कृतिक विकास। तभी हम क्या कर सकते हैं, आध्यात्मिकता पूर्णता की अनुभूति के मार्ग पर चल सकते हैं। सामाजिक स्वयं के विकास का अर्थ है मनुष्य समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन करता है। उसकी पसंद सामाजिक स्वीकृति अस्वीकृति पर निर्भर करती है। इस स्तर पर मनुष्य अपने प्राकृतिक स्वयं मूल्य प्रवर्त्यात्मक व्यवहार पर नियंत्रण करता है। यानी जो भी समाज के नियम हैं हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनका यथावत पालन करना चाहिए, तभी हम सामाजिक व्यक्ति कहलाएंगे, समाज में एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक विकास कहते हैं। आदर्शवादी यह बात मानते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी और विशेषता उसकी संस्कृति है। रहन सहन एवं खान पान की विधियां, रीति रिवाज, भाषा, साहित्य, कला, संगीत और मूल्य हैं। तो आदर्शवादियों ने बोला कि जो मनुष्य है उसकी सबसे बड़ी विशेषता जो है वो उसकी संस्कृति है, उसका रहन सहन,
उसका खान पान उसकी संस्कृति को दिखाती है, उसके रीति रिवाज उसको संस्कृति को दर्शाते हैं, उसकी कला, उसके साहित्य, हर चीज़ उसकी संस्कृति से रिलेटेड होती है। शिक्षा द्वारा मनुष्य की संस्कृति के संरक्षण और विकास पर बल देते हैं और इसे शिक्षा का एक उद्देश्य निश्चित करते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं वो बहुत कम होने लगी हैं, लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो भी संस्कृति हमारी वो पीछे छूट रही है। इसलिए बोला गया है कि हम शिक्षा के द्वारा अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे, संरक्षण करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राज्य के लिए विशेषज्ञों का निर्माण। मनुष्य ने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में एक उच्च सामाजिक जीवन का विकास किया है और उसकी समुचित व्यवस्था के लिए राज्य का विकास किया है। समाज अथवा राज्य के अस्तित्व की रक्षा और उसके संचालन के लिए प्रत्येक समाज अथवा राज्य की विशेषताओं की आवश्यकता होती है। प्लेटो के अनुसार राज्य को सैनिक, व्यापारी, शासक और सेवक आदि सभी चाहिए। तो प्लेटो ने बोला कि जो एक राज्य है वहाँ पर सैनिक भी होना चाहिए, व्यापारी भी होना चाहिए, शासक भी होना चाहिए और सेवक भी होना चाहिए, तभी एक राज्य यथावत अपना कार्य पूर्ण कर सकेगा। अतः शिक्षा के एक उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञों का निर्माण करना होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने निम्न बौद्धिक स्तर परंतु शरीर से हष्ट-पुष्ट व्यक्तियों के लिए सैनिक शिक्षा, जो लोग शरीर से मजबूत थे, हष्ट-पुष्ट थे, उनके लिए उन्होंने बोला कि आप सैनिक शिक्षा में यानी कि सैनिक शिक्षा आप ग्रहण कीजिए। उससे ऊंचे बौद्धिक स्तर के व्यक्तियों के लिए उत्पादन एवं उद्योग की शिक्षा, उन्होंने बोला कि आप उद्योग की शिक्षा ग्रहण कीजिए। और उससे ऊंचे बौद्धिक स्तर के व्यक्तियों के लिए प्रशासनिक शिक्षा का विधान किया गया, जिससे एक राज्य अच्छे से चल सके। राज्य के लिए विशेषज्ञों का निर्माण किया गया और इस तरीके से विशेषज्ञों का निर्माण हुआ। ठीक है। तो क्योंकि जो शरीर से अच्छे लोग थे, हष्ट-पुष्ट थे, उनको सैनिक शिक्षा देना चाहा, जो बौद्धिक स्तर से अच्छे थे उनको उत्पादन एवं उद्योग की शिक्षा दी, और जो और भी अच्छे थे उनको क्या बोला गया कि आप प्रशासनिक शिक्षा को देखिए और उसकी शिक्षा लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण। प्लेटो, हीगल और फिस्टे आदि आदर्शवादी दार्शनिक ने राज्य को सर्वोच्च सत्ता माना है। इन सभी ने बोला कि जो राज्य है वो हमारे लिए क्या है, सर्वोच्च सत्ता है। उनकी दृष्टि से शिक्षा का एक उद्देश्य राज्य के लिए श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना होना चाहिए। उन्होंने बोला हम शिक्षा से क्या क्या कर सकते हैं, हम शिक्षा से बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए वो हमारे राज्य के लिए श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना होना चाहिए। श्रेष्ठ नागरिकों से उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से या जो राज्य के प्रति समर्पित होते हैं, राज्य के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और के हित के लिए, औरों के हित के लिए अपने हित का त्याग करते हैं। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से उठकर परमार्थ की ओर बढ़ता है। ठीक है। तो उसको अपने राज्य के लिए ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति चाहिए जो अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचें, उनके लिए भला करें। तो उसको ऐसे नागरिक चाहिए अपने श्रेष्ठ राज्य के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आदर्शवाद का शिक्षा पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ आइडियलिज्म ऑन एजुकेशन। आइडियलिज्म और शिक्षा का एक दूसरे पर कैसा प्रभाव है, या फिर आइडियलिज्म का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आदर्शवादी विचारधारा शिक्षा में पारलौकिकता तथा मानवीय गुणों के समुचित निर्धारण पर बल देती है। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्शवाद का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु शिक्षा में यह केवल आध्यात्मिकता और भौतिकता पर अधिक बल देता है। यहाँ पर भौतिकता से तात्पर्य जीवन की आवश्यकताओं से है। आदर्शवादी विचारधाराओं की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो आदर्शवादी बोलते हैं या आदर्शवाद का शिक्षा में बहुत बड़ा स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्शवाद का शिक्षा पर प्रभाव का निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो आदर्शवाद का शिक्षा पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है उसको हम और भी तरीक़ों से स्पष्ट कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आदर्शवाद और शिक्षण विधि
को हम कैसे शिक्षा में क्या कर सकते हैं, उसका योगदान मान सकते हैं। आदर्शवादियों ने शिक्षा क्षेत्र में अनेक शिक्षण विधियों का विकास किया है। तो आदर्श यानी आइडियलिज्म ने बहुत सारे टीचिंग मेथड्स का क्या किया है, विकास किया है, डेवलपमेंट किया है। तो ये भी क्या है, उनका एक कार्य है जो उन्होंने शिक्षा के लिए किया है। प्लेटो के गुरु सुकरात ने वाद विवाद, व्याख्यान तथा प्रश्नोत्तर विधियों को अपनाया। प्लेटो प्रश्नोत्तर विधि के साथ साथ संवाद विधि का प्रयोग करते थे। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने आगमन तथा निगमन विधियों के प्रयोग पर बल दिया है। तो इन सभी विधियों का प्रयोग किया गया। किसमें किया गया? आदर्शवाद में इनका डेवलपमेंट हुआ। आधुनिक आदर्शवादी विचारकों में हीगल ने तर्क विधि यानी लॉजिकल मेथड, पेस्टोलॉजी ने अभ्यास एवं आवृत्ति विधि यानी प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन मेथड, हर्बर्ट ने अनुदेशन विधि यानी इंस्ट्रक्शन मेथड तथा फ्रोबेल ने खेल विधि यानी प्लेवे मेथड का विकास किया है। तो ये क्या है, ये आधुनिक आदर्शवादी विचारकों ने इनका डेवलपमेंट किया है। अब आइडियलिज्म की सबसे महत्वपूर्ण जो विधियाँ हैं वो हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट मेथड है संवाद विधि, सेकंड है खेल विधि, थर्ड है प्रश्नोत्तर विधि अथवा सुकरात विधि, फोर्थ है अनुकरण विधि और 5 है निर्देशन विधि यानी इंस्ट्रक्शन मेथड। तो ये जो 5 शिक्षण विधियां हैं ये सबसे प्रमुख थी आदर्शवाद में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आदर्शवाद और शिक्षक, आइडियलिज्म एंड टीचर्स। आदर्शवादी शिक्षक को उद्यान के माली के रूप में मानते हैं। जो आइडियलिज्म है वो कहते हैं जो शिक्षक है वो एक उद्यान के माली की तरीके है। जैसे माली अपने बगीचे का ध्यान रखता है वैसे जो शिक्षक है वो अपने छात्रों का ध्यान रखते हैं और उनका पालन पोषण कर कर के उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। तो आगे देखते हैं, माली जिस प्रकार प्रत्येक बाग की शोभा को अनावश्यक झाड़ झंझाड़ दूर कर बढ़ाता है, उसी प्रकार शिक्षक भी बालकों के दुर्गुणों को दूर कर उन्हें सभ्य और सुसंस्कृत बनाता है। ठीक है, आई होप आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। जितने भी आपके नोट्स बनेंगे वो बहुत अच्छे होंगे। आप लोग ये चीज़ें सारी अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आदर्शवाद व अनुशासन, आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन। आदर्शवादी अनुशासन की स्थापना पर बहुत बल देते हैं। उनके अनुसार प्रारंभ में बालकों पर कड़े अनुशासन की आवश्यकता होनी चाहिए। तो जो आदर्शवादी हैं वो बोलते हैं कि प्रारंभ में जब बच्चा स्कूल में नया एडमिशन लेता है उसको क्या करना चाहिए, तब अनुशासन यानी कड़े अनुशासन उसको सिखाने चाहिए या उसको कड़े अनुशासन में रखना चाहिए। विशेष रूप से यह शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालकों में अनुशासन की भावना जागृत करें। तो आदर्शवादियों ने बोला कि जो शिक्षक हैं उनकी यह जिम्मेदारी है कि वो अपने जो बालक हैं यानी जो छात्र हैं उनमें अनुशासन की जो भावना है उसको पैदा करें। ऐसा नहीं है कि बच्चा जब टीचर को देखे तभी अनुशासन करे, उसके अंदर से भी आना चाहिए कि हमें ये कार्य अनुशासन से करना है या हमें अनुशासन में रहना है। वह अपने जीवन में उच्च आदर्शों को अपनाकर ही बालकों को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार आदर्शवाद के अंतर्गत अनुशासन का रूप प्रभावात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे आदर्शवाद में शिक्षक छात्र संबंध, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप इन आइडियलिज्म। आदर्शवाद में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। तो जो आदर्शवाद है उसमें शिक्षक को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान हुआ है तथा मानते हैं कि बालक का संपूर्ण विकास पूर्ण रूप से शिक्षक पर निर्भर करता है। तो जो बच्चा है वो छोटा जब होता है तो वो कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। तो वहाँ पर उसको शिक्षक ही मिलता है जो उसका विकास करता है, उसको अच्छी बातें सिखाता है और उच्च विचार सिखाता है। ठीक है, आदर्शवाद कहते हैं कि यदि शिक्षक अनुभवी, योग्य एवं कर्तव्यनिष्ठ है तो बालक भी वैसा ही बनेगा। आपने देखा होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि जैसे इसका शिक्षक है वैसा ही ये छात्र भी है। तो जो बालक है, जो छात्र है, वो अपने शिक्षक को देख करके ही अपना आचरण लेते हैं। छात्र के संबंध में आदर्शवादी मानते हैं कि बालक एक पौधे के समान होता है। तो जो आदर्शवादी हैं वो मानते हैं कि जो बालक है वो पौधा है जिसे मनचाहा स्वरूप दिया जा सकता है। शिक्षक प्राय उसे उच्च आदर्श की प्राप्ति हेतु सूझबूझ प्रदान करता है। बटलर महोदय मानते हैं कि जहाँ बालक आत्मा है वहीं शिक्षक विश्व आत्मा का रूप है। अतः शिक्षक एवं छात्र के मध्य मधुर एवं आदर्श संबंध
होता है। तो जो शिक्षक है और छात्र है उसके बीच जो संबंध है वो बहुत मधुर होते हैं। तो ये जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, आदर्शवाद और एजुकेशन में जो भी रिलेशनशिप है या फिर आदर्शवाद ने शिक्षा में जो भी अपने योगदान दिए हैं तो उन सबको हमने अब कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने पढ़ा आइडियलिज्म के बारे में। सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म को देखा, उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म देखे, फिर एम्स ऑफ आइडियलिज्म, और हमने ये भी देखा कि जो आइडियलिज्म है उसका शिक्षा पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।